मेरा नाम मोहित है। मेरी उम्र 26 साल है। इंसान सब हो, लेकिन गरीब ना हो। मैं टीवी लाउंज में बिल्कुल खामोशी से बैठा हुआ था। अभी थोड़ी देर में मुझे एक काम के सिलसिले में बाहर जाना था, मगर आज मैं बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि मालिक ने कल मुझे साफ कह दिया था कि आज तुम अपना हिसाब कर लेना और फिर कल से नहीं आना, क्योंकि तुम आने में बहुत देर लगाते हो और इसके बाद तुम्हें जाने की भी जल्दी रहती है। हम इस तरह का काम नहीं करते। मैं एक वक्त में ही 3 जगह नौकरी कर रहा था, इसीलिए मुझे हर चीज को देखकर चलना था। अब अगर ये नौकरी मेरे हाथ से चली जाती तो मुझे बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता। अभी मैं यही सब सोच रहा था जब मेरी बहन रीमा किचन से मेरा टिफिन लेकर आई थी। वह मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, भैया, अपना बहुत ख्याल रखना और जल्दी आने की कोशिश करना। मुझे आज अपनी सहेली के घर जाना है और आपने कल मुझे इजाजत दे दी थी। आपको याद है ना? मैंने एक प्यार भरी निगाह अपनी छोटी बहन पर डाली और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, नहीं, तुम मेरे आने का इंतजार मत करना। मुझे इसके बाद कहीं और जाना है। तुम अपनी सहेली के घर चली जाना। एक लम्हे के लिए उसने मुझे परेशानी से देखा, मगर मैं फौरन ही अपने चेहरे के भाव बदल चुका था। मैं अपनी बहन को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता था। मैं इस पर बिल्कुल भी ये बात जाहिर नहीं करना चाहता था कि मैं किसी परेशानी में हूँ। मैं उसे अलविदा कहकर बाहर की तरफ निकल पड़ा। मेरा दिल बहुत अजीब सी टेंशन का शिकार था। मैं लगातार दुआ कर रहा था कि भगवान को मेरे ऊपर दया आ जाए। मैंने सोच लिया था कि मैं इस आदमी के पैरों में गिर जाऊंगा और उसके आगे हाथ जोड़ दूंगा। उससे मिन्नत करूंगा कि मुझे इस तरह मत निकालो। मैं तुम्हारे हर हुक्म को मानूंगा। मैंने काफी बातें सोच ली थी। एक लंबा सफर तय करके मैं अपनी फैक्ट्री पहुंच चुका था। मैं अंदर गया तो सामने ही मेरा बॉस बैठा हुआ लोगों की चेकिंग कर रहा था। दरअसल मैं एक बहुत बड़े डिपार्टमेंट में काम करता था, जो पैकिंग का डिपार्टमेंट था। ये काम बड़े पैमाने पर हो रहा था, इसीलिए वो खुद सबकी चेकिंग करके अंदर भेजा करते थे। वे किसी पर भी भरोसा नहीं करते थे। मैंने वहां जाते ही उन्हें हेलो कहा, जबकि उन्होंने मुझे एक तरफ खड़े होने का हुक्म दे दिया। मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। क्या ये शख्स मुझे आज काम करने नहीं देगा? यही सब बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। मैं एक नौकरी भी नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि मुझे मेरी बहन की शादी करनी थी और शादी करने से पहले मुझे बहुत सा दहेज जमा करना था। इसके लिए मुझे एक बड़ी रकम चाहिए थी, जो मेरे पास मौजूद नहीं थी। यही वजह थी कि मैं हद से ज्यादा परेशानी में मुब्तला हो चुका था। सबकी चेकिंग करने के बाद बॉस ने मेरी तरफ देखा और मुझे अपने पीछे आने का हुक्म दिया। मैं अपने दिल को संभाल कर उनके पीछे पीछे चलने लगा। दिल कहता था कि आज तेरा आखिरी दिन है, मगर दिमाग कहता था कि हो सकता है कि आज आखिरी दिन ना हो। ये आदमी मुझ पर रहम खा ले। वो अपने केबिन में दाखिल हो गया और सर बराही कुर्सी पर बैठ चुका था। अब उसकी निगाहें मेरे चेहरे पर ही थी। वह मुझे देखते हुए सवालिया लहजे में बोला, तुम रंगीला डांस बार के बारे में जानते हो? उसकी ये बात सुनकर ऐसा लगता था जैसे मेरे कदमों तले जमीन निकल गई हो, ढेरों पानी मुझ पर गिरा दिया गया हो। मैंने घबराकर उनकी तरफ देखा। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो बोले, कल मैं वहां गया था अपने चंद दोस्तों के साथ। तुम्हारी शक्ल सूरत की एक लड़की मैंने वहां देखी थी। सच बताना, तुम डांस बार में काम करते हो? ऐसा लगता था जैसे मैं सांस लेना भूल गया हूं। मेरा दिल धड़कना भूल गया। मैं सिर झुका चुका था, लेकिन जुबान पर एक शब्द भी नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं इसको नहीं बता सकता था कि हाँ, मैं वहां काम करता हूं। मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं कुछ ना बोला तो अचानक वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और मेरा हाथ थामकर मुझे कुर्सी पर बिठा दिया और मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मोहित, इंसान मुश्किलात का सामना करता है, इसलिए शर्मिंदा होने के बजाय सच बोलना सीखो। मुझे समझ आ गया है कि तुम्हें सुबह आने में क्यों देर होती है, मगर तुम इस तरह का काम क्यों करते हो? अगर तुम्हें ज्यादा काम करना है तो तुम किसी और जगह नौकरी तलाश करो, जो रात के वक्त काम करवाती हो। तुमने डांस बार का ही चुनाव क्यों किया? वह बहुत संजीदगी से बोले, जबकि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें क्या जवाब दूं। मैंने अपने दिल को संभाला
और एक गहरी सांस लेकर अपने बॉस की तरफ देखा। दिल अजीब सी घबराहट का शिकार था, लेकिन खुद को संभालना भी जरूरी था। मैं उन्हें देखते हुए बोला, साहब, बहन की शादी करनी है। किसी फैक्ट्री में नौकरी करूंगा तो 20 से 25,000 सैलरी थमा देंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और एक नए इंसान को तो बिल्कुल नहीं पूछा जाता। डांस बार में एक लड़की बनकर काम करने का मकसद पैसे जमा करना है। लोग टिप दे देते हैं, कुछ पैसे लुटाते हैं तो हमारा गुजर बसर अच्छा हो जाता है। घर में हर सहूलियत है, खाना, पना, लाइट, पानी, हर चीज है। मगर मुझे मेरी बहन की शादी करनी है। वह 24 साल की हो चुकी है और चंद साल बाद वह 25 की हो जाएगी। अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मेरे माता पिता ने मरने से चंद दिन पहले मुझे मेरी बहन की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब मैं ऐसे कैसे उसे तन्हा छोड़ दूं? एक भाई का फर्ज होता है कि वह अपनी बहन को खुशी खुशी रुखसत करे। अगर मेरी बहन किसी और के घर जाएगी और उसे दहेज का ताना मिला तो मैं क्या करूंगा? इसीलिए मैं अपनी बहन को हर सुख देना चाहता हूँ। मैं सिर झुकाकर बोला, मैं जानता था कि वह मेरी बात का मजाक उड़ाएंगे। यकीनन वह मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस आदमी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरा कंधा थपथपाते हुए बोले, भगवान तुम्हारी हर परेशानी को दूर करें। और रही तुम्हारी बहन की बात, जब तुम अपनी बहन की शादी के लिए खड़े हो तो मुझे याद करना। मैं तुम्हारे लिए इतना कर दूंगा कि तुम सुकून में आ जाओगे। मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रहा, बल्कि तुम्हें राहत दे रहा हूँ कि तुम सुबह देर से आ सकते हो। मैं जालिम नहीं हूँ। मैं किसी की परेशानी को नहीं समझता, लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल कहता है कि मैं तुम्हारी परेशानी को समझूं। जो शख्स अपने घर वालों के लिए इतनी मेहनत कर सकता है, वह मेरा काम भी ईमानदारी से ही करेगा। मुझे उम्मीद है कि मुझे तुम्हारी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। वह मुस्कुराते हुए बोले। जब मैंने सिर उठाकर उनकी तरफ देखा और उनके चेहरे को थामकर चूम लिया था, मेरी आंखों में फर्ज के जज्बात से आंसू आ गए थे और मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करने लगा था, क्योंकि अगर वो मेरी इस बार मदद ना करते तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। मैं खामोशी से अपने काम में बिजी हो गया था। सारा दिन मेरे दिमाग में यही चलता रहा था कि अगर इस आदमी ने किसी को मेरे बारे में बता दिया तो मेरे लिए कितनी बदनामी की बात हो जाएगी। मैं दुनिया का सामना कैसे करूंगा? मैं काफी देर इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचता रहा था और फिर मैंने अपना सिर झटक दिया था, क्योंकि सोचने से इंसान और ज्यादा परेशान होता है। काम पूरा करके मैं शाम 6 बजे के करीब अपनी फैक्ट्री से निकलकर डांस बार की तरफ रवाना हो गया था। मैंने जिंदगी में बहुत मुश्किलात देखी थी, लेकिन ये मुश्किल मेरे लिए सबसे ज्यादा भयानक थी। डांस बार पहुंचकर मैं फौरन ही बेसमेंट गया था। वहां जाकर मैंने अपना कॉस्ट्यूम बदला था और खुद को एक लड़की के तौर पर ढाल लिया था। मैं जानता था कि ये सब करना गलत है। मैं लोगों को गुमराह कर रहा हूँ, लेकिन मैं रोजी कमाना चाहता हूँ। मैं किसी के साथ गलत काम नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने खुद के दिल को समझा लिया था। मैं अपने चेहरे को इस तरह बना चुका था कि कई लोगों को लगता था कि मैं लड़की ही हूँ। अपनी चाल चलन को मैं डांस बार में इस तरह बदल लेता था कि कोई मुझे पहचान ही ना सके। मैंने अपने आप को संभाला और बेसमेंट से निकलकर सीधा डांस बार की तरफ रवाना हो गया था। मेरी मुलाकात सबसे पहले मैनेजर से हुई थी। वह मुझे कई टेबलों के पास लेकर गया था और उन सब के बारे में बताया था कि रात में इन टेबल्स पर बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे। इन सब का ख्याल तुम ही रखना है। बेशक मैं लड़का था, लेकिन भगवान ने मुझे ऐसी खूबसूरती दी है कि मेरे साथ काम करने वाली लड़कियां भी मेरे आगे पानी भरती थी। हाँ, मेरी आवाज में थोड़ा मसला था। मैं लड़कियों जैसी आवाज नहीं निकाल पाता था। कई बार मेरी आवाज भारी हो जाती थी, जिसकी वजह से मुझे अपने आप को बहुत मुश्किल से ठहर ठहर कर बात करना पड़ता था। मैंने फौरन ही हालात पर काबू पा लिया था। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया था और म्यूजिक चालू हो चुका था। थोड़ी देर बाद ही लोग आना शुरू हो गए थे और अपनी मस्ती में गुम हो चुके थे। मैं बहुत ही ध्यान से अपनी कमर लचकाकर लोगों को शराब दे रहा था। ये करते हुए एक पल के लिए मेरा दिल डर से कांप उठा था। कुछ महीने पहले मैं इस शराब को बहुत बुरा समझता था। सबको कहता था कि ये गलत है, इसे मत पिया करो। कई लोगों को तो मैंने मारकर समझाया था
तो कई लोगों को मैंने अपने मोहल्ले से भी निकाल दिया था। मगर अब हालात ऐसे हो गए थे कि मैं अपने हाथों से लोगों के आगे शराब परोस रहा था, क्योंकि ये सब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। मुझे पैसे कमाने थे और इन पैसों के लिए मुझे उस आखिरी हद तक जाना था जो मेरे नसीब में लिखी हुई थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया था। उन टेबलों पर भी लोग आना शुरू हो गए थे। मुझे मैनेजर ने इशारों में ही समझा दिया था कि मुझे उन टेबलों के पास रहना है। दिल बहुत अजीब हो रहा था, लेकिन अपने आप को बर्दाश्त करना पड़ रहा था। कोई मेरी कमर को हाथ लगा रहा था, तो कोई मेरे बाजू को सहला रहा था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मैं एक मर्द था। भला मुझे इन लोगों के छूने से क्या ही फर्क पड़ सकता है। मैं इन सब चीजों को बहुत आम समझ रहा था। अचानक ही बेध्यानी में मेरी निगाह दरवाजे की तरफ बढ़ी थी, और मैं सामने का मंजर देखकर ऐसा हो गया था जैसे काटो तो बदन में खून नहीं निकलेगा, जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वह आसमान मेरे सिर पर आ गिरा। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा वक्त भी आएगा जब मैं अपनी सगी बहन को ऐसी जगह पर देखूंगा जहां पर काम करते हुए भी मैं घिन महसूस करता हूं। मेरी बहन अपनी दोस्तों के साथ आई हुई थी। उसने बहुत ही विचित्र कपड़े पहन रखे थे। वह जाकर डांस बार के सामने बैठ गई थी और लोगों को नाचता हुआ देखकर शोर मचाने लगी थी। उसके हाथ में एक वेटर ने शराब का गिलास पकड़ा दिया था, जिसे वह लम्हा लम्हा घूंट घूंट अपने हलक में उतार रही थी। मेरा दिल किया कि मैं उसके पास जाऊं और उसके मुंह पर 2 थप्पड़ मारूं और उसे घसीटकर अपने साथ ले जाऊं। लेकिन उस वक्त मैं जिस कपड़े में और जिस हालत में था, मैं उसके करीब नहीं जा सकता था। उसके साथ उसकी कई दोस्त थी। अगर कोई भी मुझे इस हालत में देख लेता तो मेरी बहन की इज्जत का बहुत मजाक बनाया जाता और हमारा मोहल्ले में रहना हराम हो जाता, क्योंकि उसकी 2 दोस्त मोहल्ले की ही थी, बाकी मुझे कॉलेज की लग रही थी। मैं खामोशी से अपने काम में बिजी हो गया था। मैं उस तरफ नहीं गया और अपने एक साथी वेटर को अपनी बहन की हिफाजत पर लगा दिया कि उसकी तरफ कोई लड़का ना जाए, इसका ख्याल रखना। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया था। तकरीबन वह डांस बार में 2 घंटे बैठी थी और उसके बाद वह अपनी दोस्तों के साथ चली गई थी। मैंने सुकून का सांस लिया था, क्योंकि जो लोग डांस बार आते थे वो 5 से 6 घंटे बाद ही बाहर जाया करते थे। मगर शुक्र था कि मेरी बहन ने 2 घंटे ही लिए थे। मैंने सोच लिया था कि मैं घर जाकर उसकी अच्छे से क्लास लूंगा और उसे समझाऊंगा कि जिस जगह पर तुम गई हो वो जगह ठीक नहीं है। मैं जानता था कि मेरी बहन मुझसे बहुत डरती है, इसीलिए मैं थोड़ा आत्मविश्वास से भरपूर था कि वह मेरे समझाने पर मान जाएगी। किस्मत धीरे धीरे गुजरती चली गई थी। जब रात 11 बजे के बाद एक आदमी डांस बार के अंदर दाखिल हुआ था। मैं अपने एक क्लाइंट को शराब ही सर्व कर रहा था जब मेरी नजर उस आदमी पर पड़ी थी। वह देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत था। उसने कपड़े भी बहुत अच्छे पहन रखे थे। अब मुझे डांस बार के मालिक ने समझा रखा था कि कभी इस तरह का कोई आदमी देखो तो फौरन ही उसके पास जाकर उसे एक अच्छी टेबल पर बिठाओ और उसके आगे शराब परोसो, ताकि तुम्हें भी टिप मिल सके और हमारा भी गुजर बसर अच्छा हो सके। मैं किसी और लड़की के जाने से पहले ही अपनी कमर को मटका मटका कर उसके पास गया था। मैं अभी कुछ कहता, इससे पहले ही उसने अपनी जेब से निकालकर चंद पैसे मुझ पर फेंके थे और मुझे अपने साथ लेकर एक टेबल पर बैठ गया था। मैं बुरी तरह से परेशान हो चुका था, क्योंकि मेरा टेबल पर बैठना मैनेजर और मालिक को बुरा लग सकता था। मगर मैंने अपने चेहरे के भावों को छुपा रखा था। मैं अपनी आवाज को बदलकर उससे बातचीत करने लगा था। जब उसने गौर से मुझे देखा था और मेरी तरफ कुछ और पैसे बढ़ाते हुए बोला था, जाओ मेरे लिए शराब लेकर आओ और अपने मालिक को भी बताओ कि मैं आया हूँ, सिकंदर। मैंने अपने सिर को हाँ में हिलाया और फौरन ही मैनेजर को उनके बारे में बताकर उनकी शराब तैयार करने लगा। मेरा दिल अजीब सा हो रहा था। उस शख्स की निगाहें मेरे वजूद के आर पार हो रही थी, जिसकी वजह से मैं हद से ज्यादा घबराहट का शिकार था। मुझे डर इस बात का था कि अगर उस आदमी ने मुझे पहचान लिया या फिर उसने मेरे साथ रात बिताने की पेशकश की तो मैं क्या जवाब दूंगा। मैं कोई औरत नहीं था, बल्कि एक मर्द था। भला मैं उसके साथ रात कैसे बिता सकता था। मैंने उसके लिए शराब तैयार की और उसकी टेबल पर रखकर तुरंत ही वहां से जाने लगा।
जब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और एक बार फिर मुझ पर पैसे निछावर करते हुए बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो, अपना ख्याल रखना। ये कहते ही उसने मुझे जाने का इशारा कर दिया। उसने आधे घंटे के अंदर ही लगभग 30,000 से ज्यादा पैसे मुझे दे दिए थे। मैं हैरान था कि ये आदमी है या एटीएम मशीन जो पैसे पर पैसे दिए जा रहा है। ये पैसे सारे मेरे थे, क्योंकि जो पैसे हम पर निछावर किए जाते थे और जो टिप हमें मिलती थी वह सिर्फ और सिर्फ हमारा होता था। मैनेजर का इसमें कोई दखल नहीं होता था। इसीलिए मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। वह आदमी तकरीबन 1 घंटे तक डांस बार में बैठा रहा और इस 1 घंटे के दौरान उसकी निगाहें मुझ पर ही थी, जो मुझे साफ महसूस हो रही थी। कई बार मैं घबराया था, लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया कि मैं कोई लड़की नहीं हूँ जो इतना घबरा रहा हूँ। मैं एक लड़का हूँ, अपनी हिफाजत खुद कर सकता हूँ। बस किसी को ये बात नहीं पता चलना चाहिए कि मैं लड़का हूँ। अगर ये बात किसी को पता चल गई तो मेरी बनी बनाई रोजी चली जाएगी और मैनेजर भी मुझे इस नौकरी से निकाल देगा। मैंने अब तक अपने मालिक को भी ये नहीं बताया था कि मैं एक लड़का हूँ, क्योंकि मुझे अपनी नौकरी बहुत प्यारी थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया। मेरी वापसी सुबह 6 बजे के बाद हुई। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो घर में सन्नाटे का राज था। मुझे पता था कि मेरी बहन अभी सो रही होगी। मैंने दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में जाकर लेट गया। डांस बार से आने से पहले बेसमेंट में हमेशा अपने कपड़े बदल लिया करता था, क्योंकि रास्ते में भी मैं किसी को ये नहीं जताना चाहता था कि मैं किस तरह का काम करता हूँ। अपने कमरे में लेटने के बावजूद मेरे दिमाग में वही आदमी घूम रहा था जिसने आज मुझ पर पैसे निछावर किए थे। अचानक ही मैं तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी जेबों को टटोलने लगा। जब मैंने पैसे गिने तो वे 30,000 नहीं बल्कि पूरे 3,35,000 थे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी इतनी बड़ी लॉटरी निकल आई है। ये मेरी पूरे महीने की तनख्वाह से भी कई गुना ज्यादा थी। मैंने फौरन ही इन पैसों को जमा पैसों में रख दिया और ऊपर वाले का शुक्र अदा करने लगा कि वह किस तरह से मेरी मदद कर रहा था। मैं बस अपनी बहन के लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश करना चाहता था, क्योंकि मैंने इतने पैसे तो जमा कर ही लिए थे कि मैं उसके लिए एक अच्छा सा दहेज तैयार कर पाऊं। मगर परेशानी मुझे इस बात की थी कि जब मैं उसके रिश्ते वालों से पूछूंगा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो कहीं वह मुझसे गाड़ी की मांग न कर दें। इसी बात से मैं थोड़ा परेशान हो रहा था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। अगली सुबह मेरी आंख पूरे 9 बजे खुली, जब मेरी बहन मुझे जगा रही थी। मुझे अपनी कंपनी में 8 बजे पहुंचना होता था, लेकिन मैं इतना लेट हो चुका था कि मुझे बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। मैं उठकर बैठा और अपनी बहन की तरफ एक नजर डाली। दिल किया कि मैं अभी उससे सवाल कर लूं, लेकिन मैंने सोचा कि नाश्ते की मेज पर उससे पूछूंगा और उसे समझाऊंगा कि जो वो करना चाह रही है वह गलत है। जिन लड़कियों की संगत में वो उठ बैठ रही है वह भी गलत है। मैंने उसे नाश्ता तैयार करने का हुक्म दिया और चुपचाप वॉशरूम जाकर फ्रेश होने लगा। नहा धोकर जब मैं बाहर आया तो वह टेबल सजा रही थी। वह मुझे खुशी से देखती हुई बोली, भैया, आपको पता है, कल मुझे अपनी दोस्त के घर इतना मजा आया कि मैं आपको बता नहीं सकती। हमने बहुत सारा फन किया। आपको पता है, उसने मुझे इतना मजेदार खाना भी खिलाया। वह कुछ और कहती, इससे पहले ही मैं बोला, अच्छा, रंगीला डांस बार में? मेरी बात सुनकर ऐसा लगा जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। जब मैं कदम बकदम चलता हुआ मेज पर आकर बैठा तो उसे भी हाथ पकड़कर कुर्सी पर बैठा दिया। उसका सिर झुका हुआ था। मैं उसे देखते हुए बोला, ये सब करना गलत नहीं है। मैं किसी चीज को गलत नहीं कहता, क्योंकि एक वक्त में मैंने भी ये सब किया था। मगर मुझमें और तुम में फर्क है। मैं एक मर्द हूँ और तुम एक औरत हो। मैं बाहर की दुनिया में रहता हूँ। मुझे बाहर के लोगों के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ के लोग इंसान नहीं बल्कि दरिंदे हैं। यहाँ इंसान को इंसान नहीं बल्कि एक इस्तेमाल करने वाली चीज समझा जाता है। अगर तुम अपनी हिफाजत नहीं करोगी तो तुम्हें इस तरह रौंद दिया जाएगा कि तुम हैरान रह जाओगी। मेरे लिए तुम बहुत जरूरी हो। ऊपर वाले ने मुझे सिर्फ एक ही रिश्ता दिया है। डांस बार कोई अच्छी जगह नहीं होती।
मुझे मेरे दोस्त ने बताया था कि कल तुम्हें वहाँ देखा गया है, और जब मैंने उसकी बात को झुठलाया तो उसने मुझे तस्वीर खींचकर भेजी। मैं इतना शर्मिंदा हो गया कि अपना दर्द शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहूंगा कि ऐसी जगह पर आइंदा मत जाना। एक बड़े भाई होने की हैसियत से मैं तुम पर ये पाबंदी लगा सकता हूँ। उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। यकीनन वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। मैंने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा और कहा, अभी मैं तुम्हें बहुत मोहब्बत से समझा रहा हूँ, लेकिन आइंदा अगर मैंने तुम्हें ऐसी जगह पर देखा तो याद रखना, मुझसे तुम्हारा और तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तुम अपनी जिंदगी में मग्न हो जाना और मैं अपनी जिंदगी में मग्न हो जाऊंगा। ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। अगर तुम ही मेरा ख्याल नहीं करोगी तो मेरा ख्याल कौन करेगा? वो सिर हिलाते हुए बोली, भैया मुझे माफ कर दो। सब दोस्तों ने जबरदस्ती मुझे भी जाने पर राजी कर लिया था, मगर अब मैं वादा करती हूँ कि मैं उस बेहुदा जगह पर नहीं जाऊंगी। आपको मालूम है, मैं वहाँ ज्यादा देर नहीं रुकी। वजह यही थी कि मुझे भी वो जगह अच्छी नहीं लगी। वहाँ का माहौल मुझे बहुत ज्यादा घुटन भरा लग रहा था। इसीलिए मैं वादा करती हूँ कि अब दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी जिससे आपका सिर झुके। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। मेरी बहन बहुत ही मासूम और सादा मिजाज की थी। इस बात का मुझे बहुत अच्छे से अंदाजा था। यही वजह थी कि मैंने उसे डांटने या मारने से पहले प्यार से समझाने का सोचा। नाश्ता करने के बाद मैंने उसे घर का ध्यान रखने की हिदायत दी और अपने काम की तरफ रवाना हो गया। आज भी दिन सामान्य था। दोपहर के वक्त मेरे मालिक ने मुझे अपने केबिन में बुला लिया। मैं थोड़ा परेशान हो गया कि भला ये आदमी मुझे क्यों बुला रहा है। मैं उससे जितना हो सके दूर रहने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मेरे सच के बारे में उसे पता चल चुका था। अगर उसने मेरे सच का मजाक उड़ाया या किसी के बीच में इस बारे में बता दिया तो मुझे बहुत ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी। पता नहीं उसने मुझे कहाँ देख लिया जो वह मुझे फौरन पहचान गया। मैं उसके केबिन में दाखिल हुआ तो वो अकेला बैठा खाना खा रहा था। गुड मॉर्निंग बोलकर मैं अंदर आ गया। वो फौरन मुझे खाने पर बैठने का बोलने लगा। मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं अपना टिफिन बॉक्स अपने साथ लाया था। मेरी बहन मेरे लिए बहुत प्यार से नाश्ता बनाती और टिफिन तैयार करती थी, इसीलिए मैं अपना खाना खुद खाता था। मैंने उसे मना करते हुए कहा, माफी चाहता हूँ साहब, मैं आपके साथ खाना नहीं खा सकता क्योंकि मैं अपना टिफिन लाया हूँ और मैं अपना मकाम नहीं भूलना चाहता। मैं किसी मालिक के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकता क्योंकि मैं एक नौकर हूँ। मेरी बात सुनकर वो फौरन बोला, अरे मोहित, इस तरह की बात क्यों करते हो? तुम मेरे भाई हो और एक भाई अपने बड़े भाई के साथ बैठकर खाना खा सकता है। ये कहते ही उसने मेरी तरफ खाने की प्लेट सरका दी। उसका इतना कहना सुनकर मैं चुप हो गया और खाना खाने लगा। खाने के दौरान उसने मेरी तरफ देखा और हिचकिचाते हुए बोला, मुझे दरअसल तुमसे एक जरूरी बात करनी है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैंने सिर को हल्का सा झुकाया और उन्हें बहुत गौर से देखने लगा। वह सिर झुकाए खाना खाते हुए बोले, मैंने कल तुम्हारे बारे में बहुत सोचा। तुम अपनी बहन के लिए बहुत परेशान हो। तुम्हारे चेहरे से ये साफ झलकता है। एक इंसान परेशानी में ही ऐसे काम करता है। मैंने सोचा है कि मैं तुम्हारी थोड़ी परेशानी को कम कर देता हूँ। मैंने हैरानी से अपने मालिक की ओर देखा कि वह किस तरह की बात कर रहे हैं, और फिर जो बात उन्होंने मुझसे कही वो ऐसी थी जैसे मेरे कदमों तले जमीन निकल गई हो। मैं फटीफटी निगाहों से उस आदमी को देख रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उस आदमी के चेहरे पर थप्पड़ की बरसात कर दूं। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला और धीरे आवाज में कहा, माफ कीजिए साहब, लेकिन आपको अंदाजा है कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं? मेरी बात सुनकर वो फौरन बोले, अरे इसमें क्या गलत है? मेरी बीवी मर चुकी है। अगर मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं करोड़ों का मालिक हूँ। तुम्हारी बहन को बहुत खुश रखूंगा। तब मैं एकदम फट पड़ा और गुस्से से बोला, आप 45 साल के आदमी हैं और मेरी बहन सिर्फ 24 साल की मासूम लड़की है। मैं मर जाऊंगा लेकिन ये रिश्ता कभी नहीं जोड़ूंगा। वो फौरन बोले, देखो, मैं तुमसे कोई दहेज नहीं लूंगा, बल्कि तुम्हारी बहन को रानी की तरह रखूंगा। उसे जिंदगी का हर सुख दूंगा।
वह जो चाहेगी उसे वह दूंगा, और जो वह एक बार बोलेगी वो उसके कदमों में निछावर कर दूंगा। तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचकर तो देखो। मैं फौरन बोला, मुझे मालूम है आप शादीशुदा हैं और आपके बड़े बड़े बच्चे हैं। आपके बेटे की उम्र के बराबर मेरी बहन है और आप उससे शादी की बात कर रहे हैं। माफ कीजिए सर, मैं मजबूर जरूर हूँ लेकिन बिकाऊ नहीं। मेरे लिए मेरी बहन बहुत जरूरी है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वो सिर्फ मेरी बहन नहीं बल्कि मेरी बेटी जैसी है। अगर आपको इस नौकरी से मुझे निकालना है तो वह भी मुझे मंजूर है। मैं एकदम भावुक हो गया था। तब वह मुझे देखते हुए बोले, तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मुझे इस रिश्ते से मना कर दोगे तो मैं तुम्हें इस नौकरी पर रखूंगा? जाओ यहाँ से। तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए और ऊपर से तुम मुझे ही दोष दे रहे हो। दफा हो जाओ यहाँ से। उसके मुंह से जो भी आया वह बोलता चला गया। मैंने भी अपनी प्लेट को आगे कर दिया और चुपचाप बाहर आ गया। अपना सामान उठाकर मैं फैक्ट्री से बाहर निकल चुका था। मेरा दिल बहुत अजीब कैफियत में था। ये दुनिया कितनी जालिम है। किसी को किसी का एहसास नहीं होता। सब अपना फायदा सोचते हैं। सभी को सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब प्यारा होता है। उस शख्स के पास मेरी एक कमजोरी क्या गई? वो तो मुझे खरीदना ही चाहता था। मेरे लिए मेरी बहन बिल्कुल बेटियों की तरह थी। पापा के मरने के बाद मैंने एक बाप की तरह उसके सिर पर हाथ रखा था। भला एक बाप अपनी औलाद को इस तरह कभी अंधे कुएं में नहीं धकेल सकता। हाँ, मेरी बहन के पास हर आराम होता। वह पैसों में खेलती, लेकिन पति का सुख उसके पास नहीं होता। और मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था जो उसकी जिंदगी के लिए मुश्किलें खड़ी कर देता। अपने आप को मैं मुश्किल में डाल सकता था। उसके लिए मैं कांटों पर चल सकता था, मगर मैं उसे एक ऐसी जिंदगी देना चाहता था जिसकी वो ख्वाहिशमंद थी। हर लड़की का सपना होता है कि उसका पति उससे प्यार करे, उसकी हमउम्र का हो, उसके बाल संवारे, उसकी तारीफ करे, हाथ कम उठाए, लेकिन उसे जिंदगी का हर सुख दे। भला ये 45 साल का आदमी जो 3 बच्चों का बाप है और पहले से ही एक बीवी है, वह मेरी प्यारी सी बहन को क्या सुख देगा? यही सब सोचकर मैंने रिश्ते से इनकार कर दिया और फैक्ट्री छोड़कर बाहर आ गया। अब मेरे पास सिर्फ एक नौकरी बची थी, डांस बार की, जहां पर मुझे अपनी इज्जत के साथ खेलना पड़ता था। चुपचाप मैं अपने डांस बार की तरफ ही रवाना हो गया, क्योंकि छुट्टी का वक्त भी हो चुका था। बेसमेंट में जाकर मैंने अपना हुलिया बदला और फिर डांस बार में चला गया। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। लोग आ रहे थे, अपनी मौज मस्ती में मग्न हो रहे थे और फिर रात होते ही अपने घरों को जा रहे थे। इसी दौरान रात के 11 बजे कल वाला आदमी दोबारा डांस बार में दाखिल हुआ। मुझसे पहले ही 2 लड़कियां जो हमारी वेटर थीं उसके पास पहुंच गई, लेकिन उसने फौरन ही सिरनामे हिलाया और मेरा नाम पुकारा। डांस बार में मेरा नाम शीला के नाम से मशहूर था। मैं, जो दूसरे क्लाइंट को संभाल रहा था, फौरन उस आदमी की तरफ मुड़ा और अपनी चाल बदलते हुए उसके पास पहुंच गया। उसने उसी वक्त मेरे हाथ में 1000 जार के कई नोट रख दिए। मैं तो हैरान रह गया कि ये मुझ पर इतनी मेहरबानियां क्यों कर रहा है। उसे लेकर एक टेबल के पास पहुंचा। जब उसने मुझे शराब लाने का इशारा किया तो मैं फौरन ही शराब लेने चला गया। कल से अब तक उसने मुझे कई पैसे दे दिए थे और ये नोट मुझे काफी ज्यादा लग रहे थे। इसलिए मैं हैरान था और दिल ही दिल में खुश भी कि अगर इस तरह से मेरी मदद होती रही तो मेरे लिए जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि इस मदद के पीछे कितना बड़ा स्वार्थ छिपा हुआ है। इंसान जिसे अपना समझने लगता है वही उसकी पीठ पर ऐसा वार करता है कि वो तंग आ जाता है। अब ये हर रोज का सिलसिला बन गया था। वह आदमी ठीक रात के 11 बजे रोज डांस बार आता था और मुझे ही बुलाकर ढेरों पैसे मुझ पर न्यौछावर करके चला जाता था। संजोगवश मैं इस बात पर भी हैरान था, भला मैनेजर मुझसे ये पैसे क्यों नहीं मांगता? क्योंकि अगर 1-2 दिन ऐसा होता तो वे पैसे हमारे होते थे, लेकिन अगर रोजाना इस तरह पैसे हमें मिले तो चौथे दिन से मैनेजर वे पैसे लेने लगता था, क्योंकि उसकी नजर में ये पैसे उसके होते थे। मगर यहाँ तो सब उल्टा था। जब से उसकी मेहरबानी मुझ पर हुई थी तब से स्टाफ का हर सदस्य मेरी इज्जत करने लगा था। यहाँ तक कि ओनर भी मुझसे सिर झुकाकर बात करता था। कई बार मुझे ऐसा महसूस होता था कि इस सब के पीछे यही आदमी है
लेकिन फिर मैं ये सोचकर सिर झटक देता था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भला उसका और मेरा क्या जोड़? मैं एक गरीब आदमी और वो इतना बड़ा अमीर शख्स। वह देखने में बहुत खूबसूरत था। वह बिल्कुल खामोशी से बैठा रहता था और 1-2 घंटे बाद बार से चला जाता था। वो डांस की तरफ भी ध्यान नहीं देता था और शराब भी बस एक गिलास ही पीता था। आज न जाने क्यों मेरा दिल बहुत अजीब हालत में था। मैंने अपनी बाकी सारी नौकरियां छोड़ दी थी, क्योंकि उस आदमी के जरिए ही मुझे इतने पैसे मिल जाते थे कि मैं खुश था। कुछ ही दिनों में मैंने काफी पैसा जमा कर लिया था, जिससे मैं अपने होने वाले बहनोई को सलामी भी दे सकता था। उस दिन वो 11 बजे आया और आते ही मुझे ढेर सारे पैसे दिए। फिर मुझे शराब लाने का इशारा किया। आज मैं उससे पूछना चाहता था कि वो कौन है, कहाँ से आता है और मुझे इतना पैसा क्यों देता है, लेकिन जब मैं उसके करीब जाता तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी। एक अजीब सी झिझक और डर ने मुझे घेर रखा था। लगभग आधा घंटा वो डांस बार में बैठा रहा। फिर उसने मुझे इशारे से पास बुलाया। मैं थोड़ा घबरा गया, क्योंकि वो शराब लेने के बाद मुझे दोबारा अपने पास नहीं बुलाता था। हाँ, वह मुझे देखता जरूर था। मैं उसके पास पहुंचा। वह मुझे देखते हुए सवालिया लहजे में बोला, तुम्हारा ऑनर कहाँ है? मैंने दूसरी तरफ इशारा कर दिया। वह अपनी जगह से उठा और अपना पर्स व चाबी संभाल कर मालिक के कमरे की तरफ बढ़ गया। मैं कुछ पलों के लिए खामोश खड़ा रहा। फिर मैंने सोचा कि उसके पीछे जाता हूँ। पता तो चले कि आखिर ये आदमी कौन है, जो मुझ पर इतना पैसा न्यौछावर कर रहा है और रोज बार में आता है। क्योंकि मैंने कई बार देखा था कि जो लोग 2-3 बार आते थे, वे अगली बार नहीं आते थे। बहुत कम ऐसे क्लाइंट्स थे जो रोज आते थे। मैंने फौरन उसके पीछे कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वो मालिक के कमरे के अंदर चला गया, जबकि मैं मालिक के कमरे के बाहर खड़ा उनकी बातों को सुनने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही पलों बाद जो बातें मेरे कानों में पड़ी, उन्हें सुनकर मैं दंग रह गया। ऐसा लगा जैसे मुझे अपनी सुनने की क्षमता पर यकीन न हो। वह आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून था। उसकी नज़र मुझ पर इस वजह से थी क्योंकि वह मेरी बहन को पसंद करने लगा था। उसने मालिक को बता दिया था कि मैं कोई लड़की नहीं, बल्कि एक लड़का हूँ। ये बात मुझे चौंकाने के लिए काफी थी। उसने मालिक से मेरी बहन का रिश्ता रखने की बात कही और कहा, तुम अपने स्टाफ मेंबर से बात करो और उसे तैयार करो कि वह अपनी बहन का रिश्ता मुझे देने के लिए राजी हो जाए। मैं बिल्कुल खामोश बाहर खड़ा था। बेशक उस आदमी में कोई कमी नहीं थी। वह देखने में भी अच्छा था, उम्र भी कम थी और पैसे वाला भी था, लेकिन डर इस बात का था कि कहीं वह मेरी बहन को खुश न रख पाए। कुछ देर बाद वो बाहर आया। मैं बाहर ही खड़ा था। उसने मुझे एक नज़र देखा और फिर मेरा हाथ पकड़कर पार्किंग एरिया में ले गया। मैं बिल्कुल खामोशी से सिर झुकाए खड़ा रहा। उसके होंठ भी ऐसे थे जैसे उन पर ताला लग चुका हो। वह मुझे देखकर बोला, मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए ये सब बहुत हैरान करने वाला होगा, लेकिन यही हकीकत है कि मैं तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता हूं। मैंने उसे कॉलेज में देखा था, जब मुझे चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। वहीं मैं तुम्हारी बहन पर दिल हार बैठा। मैंने सीधे तुम्हारी बहन से बात की और अपने दिल की बात उसके सामने रखी, लेकिन उसने मुझे यही कहा कि अगर मेरे भाई राजी हो गए तो मैं आपसे शादी के लिए राजी हो जाऊंगी। मुझे आपसे शादी करने में कोई ऐतराज नहीं है। मैंने सोचा कि सीधे तुमसे बात करता हूँ, लेकिन फिर मुझे तुम्हारी इस नौकरी के बारे में पता चला। मैंने सोचा कि तुम्हें लालच दूंगा, लेकिन तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैंने तुम्हें किसी के साथ भी गलत करते नहीं देखा। हालांकि तुमने एक लड़की का रूप धर लिया है, जिसकी मदद से तुम किसी भी लड़के को अपने जाल में फंसा सकते हो और उसकी जिंदगी तबाह कर सकते हो, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तुम्हारे चेहरे पर ये बेबसी, ये लाचारी मुझे बहुत कुछ समझाती है। इसीलिए मैं अब तुम्हारे जज्बातों के साथ नहीं खेलना चाहता था। मैंने सोचा कि तुम्हारे मालिक से बात करूं ताकि वह मेरा पैगाम तुम तक पहुंचा सके, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी बहन को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। उसे दुनिया जहान की खुशियां दूंगा और तुम्हारे लिए भी एक अच्छी नौकरी का इंतजाम करूंगा।
मैंने उससे सोचने का वक्त मांगा। घर आकर मैंने अपनी बहन से बात की तो उसने भी अपनी तरफ से रजामंदी जाहिर की। उसका कहना था कि उस शख्स ने उससे कई बार संपर्क किया, लेकिन जब उसने अपने भाई के बारे में बताया तो वो पीछे हट गया। मुझे यही बात अच्छी लगी कि उसने मेरी बहन की इस बात को अहमियत दी, और जो शख्स मेरी बहन की इस बात को अहमियत दे सकता था वो वाकई मेरी बहन से बहुत प्यार करता था। मैंने अपनी तरफ से रजामंदी जाहिर कर दी और अपनी सरपरस्ती में धूमधाम से अपनी बहन की शादी करवाई। मेरे बहनोई ने मुझे एक अच्छी नौकरी दिलवाई जो मेरे ही शहर में थी, जबकि मेरी बहन विदा होकर दूसरे शहर चली गई। कई बार मैं अचानक उनके घर गया हूँ तो मैंने उसे अपने पति के साथ बहुत खुशहाल जिंदगी बिताते हुए देखा है। कहते हैं ना, अगर आप किसी के लिए दिल से अपनी जिंदगी कुर्बान कर दें और वो आपका अपना हो तो ऊपर वाला भी आपकी मदद जरूर करता है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। अब मैं अपनी शादी की तैयारियों में लगा हूँ। भगवान ने जिस तरह मेरा साथ दिया है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो रब हर किसी का ऐसे ही साथ दे और हर किसी की मदद करे।